दोस्तों, गाज़ा के लोग कह रहे हैं हमें पहचान नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। दोस्तों, गाज़ा के आसमान में कोई आसमानी बिजली नहीं चमकती है, बल्कि वहाँ गाज़ा की गलियों में आसमान से आग की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की आवाज़ और ज़मीन हिलती हुई धमाकेदार खौफनाक डरावनी आवाज़ें, यही अब वहाँ की रोज़मर्रा की सच्चाई है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े नेता न्यूयॉर्क की चमचमाती हुई यूनाइटेड नेशन हॉल में तालियां बजा रहे हैं। ज़रा सोचिए, जब फ्रांस ने शान से कहा कि अब वो फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क मानता है। लेकिन मेरे दोस्तों, तालियों की उस गड़गड़ाहट के नीचे गाज़ा की चीखें दब गई हैं। गाज़ा सिटी की रहने वाली हुदा, जो 2 बच्चों की माँ हैं, रोते हुए कहती हैं, हम मजबूत नहीं हैं, हम मजबूर हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं कि दक्षिण की तरफ भाग सकें, और अगर भाग भी गए तो कौन गारंटी लेगा कि वहाँ जान बच जाएगी, वहाँ बम नहीं गिरेंगे। बच्चे हर धमाके पर कांपते हैं, हम भी डरते हैं। वो हमारी हज़ारों साल पुरानी शहर को, बस्ती को मिटा रहे हैं और दुनिया हमें पहचान का तोहफ़ा देने में लगी है। क्या ये पहचान हमारी ज़िंदगी बचा सकती है? ये सवाल सीधा दिल को चीर देता है। जी हाँ दोस्तों, गाज़ा में आज हालात ये हैं कि पहचान और कागजी मुल्क के ऐलान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, कहीं ज़्यादा ज़रूरी है दवा और ज़िंदगी। इजरायली टैंक गाज़ा सिटी के पश्चिमी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। सबरा और तेल अल हवा की गलियों में धमाकों से दर्जनों घर धूल में बदल चुके हैं। लोग अपने ही घरों की राख में बच्चों के खिलौने और बुज़ुर्गों की तस्वीरें ढूंढ रहे हैं। सोचिए ज़रा। और इन्हीं धमाकों की आवाज़ में 3 अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि ईंधन ख़त्म हो रहा है। अगले कुछ दिनों में अस्पतालों की मशीनें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और जो ज़िंदा बचे हैं वो भी इलाज से वंचित रह जाएंगे। लेकिन उधर पेरिस और न्यूयॉर्क में लीडर कह रहे हैं कि ये फ़िलिस्तीन की जीत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बड़े गर्व से कहा, हमें शांति का रास्ता बनाना होगा, हमें 2 राष्ट्र हल बनाना होगा, यही आखिरी उम्मीद है। और हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन तालियों की ये गूंज गाज़ा की सड़कों तक कभी नहीं पहुंचती। वहाँ तो सिर्फ बम गिरते हैं, वहाँ सिर्फ लोग ज़ख्मी होते हैं। अबू मुस्तफ़ा, जो अपने घर से भागकर किसी रिश्तेदार के पास शरण ले रहे थे, वो चीख कर कहते हैं, तो क्या अब हमें बतौर फ़िलिस्तीन के नागरिक मारा जा रहा है? क्या अब हमारी पहचान यही है कि हम मरते रहें? दुनिया को याद आया कि फ़िलिस्तीन कब्ज़ा किया गया है, लेकिन ये भूल गए कि गाज़ा को मिटाया जा रहा है। हमें अब कागजी ऐलान नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये कत्ल रुकना चाहिए। ये लफ्ज़ सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या वाकई ये ऐलान उनके ज़ख्मों पर मरहम लगा पाएगा। गाज़ा में अब तक 65,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास का सफाया पूरी तरीके से नहीं हो जाता। लेकिन दोस्तों, दुनिया पूछ रही है कि उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गाज़ा का क्या होगा? वहाँ की गलियाँ, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की ज़िंदगी जो पहले ही राग बन चुकी है, इसका क्या होगा? उनके लिए कौन सा नया नक्शा खींचा जाएगा? शहर के चौराहों पर अब सिर्फ मलबा मौजूद है। बच्चे प्लास्टिक की थैली में, ज़रा सोचिए, अपनी बची कुछ चीज़ें उठाए घूम रहे हैं। कोई अपने पिता की दवा ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ की तस्वीर ढूंढता नज़र आ रहा है। और ऊपर से ड्रोन की आवाज़ें हर पल याद दिलाती हैं कि अगला धमाका बस कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में होने वाला है। इसी बीच वाशिंगटन से भी आवाज़ उठ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बोलने वाले हैं। उससे पहले वो सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से मुलाकात करेंगे जल्द ही। वाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप एक नया प्लान लाने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। गाज़ा के लिए शांति और जंग के बाद की हुकूमत का नक्शा क्या होगा? लेकिन यही ट्रंप कुछ महीने पहले, ज़रा सोचिए, कह चुके हैं कि गाज़ा को अमेरिका के कंट्रोल में ले लेना चाहिए और फ़िलिस्तीनियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। ज़रा सोचिए, उस वक्त दुनिया भर में इसे एथनिक क्लीजिंग कहा गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे गैरकानूनी ठहराया था। अब वही ट्रंप जब शांति की बात करेंगे तो क्या दुनिया यकीन करेगी, भरोसा करेगी? गाज़ा की सड़कों पर मोहम्मद अलबयारी नाम का शख्स है, जो अपने 6 बच्चों के साथ गधा गाड़ी खींचता हुआ भाग रहा है। यानी कि गधे की जगह वो खुद है। वो कहता है, हर 10-15 मिनट में मुझे आधे घंटे बैठकर सांस लेनी पड़ती है, पीने को पानी नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं चलता रहता हूँ, क्योंकि अगर रुका तो मौत पीछे से पीछा कर रही है। उसके बच्चों की आंखों में नींद और डर का मिला जुला साया नज़र आ रहा है। उसके पास खिलौने नहीं हैं, बस एक एक बोरी में पुराने कपड़े और कुछ बर्तन मौजूद हैं। यही उनकी सारी दौलत है। इस सब के बीच पश्चिमी मुल्क कहते हैं कि हम गाज़ा के मरीज़ों का इलाज वेस्ट बैंक में करेंगे, हम फंड देंगे, डॉक्टर भेजेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब रास्ते ही बंद हैं, मेडिकल कॉरिडोर ही सील हैं, तो बीमार वहाँ पहुँचेंगे कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा हॉल तालियों से गूंज रहा है और गाज़ा की सबसे छोटी गली खून से सनी है। यही है इस जंग का सबसे बड़ा ताना बाना। आज के हालात देखकर लगता है कि गाज़ा की कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच है, चकाचौंध है, जहां लीडर स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन कहकर तालियां बटोर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो असली तस्वीर है गाज़ा की, जहां लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें पहचान नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। ज़रा सोचकर देखिए, गाज़ा की अंधेरी रात में जब हर तरफ धूल और धुआं पसरा हुआ था, उस समय न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन हॉल में रोशनी जगमगा रही थी। सोने जैसे माइक पर हाथ रखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे। उनकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन भारी थी, गूंज रही थी। उन्होंने कहा, हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हम गाज़ा में अमन चाहते हैं। अरब देशों को आगे आना होगा, गाज़ा की सुरक्षा संभालनी होगी ताकि इजराइल पीछे हट सके। उनके शब्दों पर हॉल में बैठे नेताओं ने अपना सिर हिलाया, लेकिन गाज़ा की गलियों में बैठे लोगों ने सिर थाम लिया, क्योंकि वही ट्रंप कुछ महीने पहले कह चुके थे कि गाज़ा को अमेरिकी कंट्रोल में लेना चाहिए और फ़िलिस्तीनियों को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे में जब वही आदमी शांति की बात करे तो भला कौन भरोसा करेगा? वाइट हाउस का बयान था कि ट्रंप सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान से मिलकर एक पोस्ट वार गवर्नेंस प्लान बनाएंगे, यानी जंग के बाद गाज़ा कौन चलाएगा ये अब अमेरिका तय करेगा। लेकिन गाज़ा के लोग पूछ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारा शहर, हमारी तस्वीरें, हमारे बच्चे, क्या अब ये भी दूसरों के हाथ की मोहर बनकर रह जाएंगे? क्या हमसे पूछा? गाज़ा से मोहम्मद अल-बयारी जैसे लोग अपने बच्चों के साथ 14 घंटे चल रहे हैं। उनके पैरों के छाले खून से भर चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में सवाल है, क्या हमें कभी सुकून मिलेगा? क्या हमारी अगली सुबह बिना धमाके के होगी? उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तहान गाज़ा की सड़कों पर हो रहा है। उधर पेरिस में मैक्रो कह रहे हैं, हमें 2 राष्ट्र हल बनाना है, यानी आखिरी उम्मीद है। और उधर स्पेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि अब वक्त बदल गया है, अब वेस्टर्न देशों की बड़ी बहुमत फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रही है। लेकिन देखिए, गाज़ा की हकीकत यह है कि उस मान्यता की गूंज वहाँ सिर्फ कागजी हवा बनकर पहुँच रही है। सबरा और तेल अल हवा के लोग अब भी मलबे में अपने रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं। 3 अस्पताल बंद हो चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ईंधन ख़त्म हो रहा है, आईसीयू की मशीनें बंद पड़ जाएंगी, बच्चे बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ देंगे। और उसी समय दुनिया के नेता एक दूसरे जगह बैठकर हाथ मिला रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। गाज़ा के अंदर से खुदा फिर से मैसेज देती हैं, कहती हैं, हमारे बच्चे खेलना भूल चुके हैं, अब वो सिर्फ मौत का इंतज़ार करते हैं। उन्हें पता है कि हर धमाके में कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई अपना रिश्तेदार मारा जाएगा। उसकी आवाज़ में वो कड़वाहट है जो पूरी दुनिया के लिए एक आईना बन सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कहते हैं, हमारी जंग तक नहीं रुकेगी जब तक हमास का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाता। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उसके बाद गाज़ा का क्या होगा। आधा शहर मलबे में बदल चुका है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, भूखे मर रहे हैं। अगर हमास नहीं रहेगा तो क्या ये गाज़ा दोबारा जी उठेगा या फिर हमेशा के लिए राख हो जाएगा? अरब मुल्कों पर भी दबाव है। अमेरिका कह रहा है कि अरब सैनिक गाज़ा में भेजो, अरब पैसा भेजो, ताकि हम गाज़ा को दोबारा बना सकें। लेकिन सवाल ये है, जब गाज़ा के लोग खुद अपनी मिट्टी पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो बाहर से आई हुई फ़ौज उनकी तकदीर कैसे लिख पाएगी? गाज़ा के एक बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 70 साल से भी ऊपर है, वो कहते हैं, मैंने 1967 की जंग देखी, मैंने इंतिफादा देखा, मैंने सब देखा, लेकिन आज की जंग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि पहले हम लड़ते थे उम्मीद के साथ, आज हम लड़ रहे हैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए।
और ये लड़ाई हमें थका चुकी है, हम हार चुके हैं। दुनिया की मीडिया इन सब को हेडलाइन बना रही है, सुर्खियां बना रही है, लेकिन हकीकत ये है कि गाज़ा के लोग अब हेडलाइन नहीं बल्कि राहत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। अबू मुस्तफ़ा की आवाज़ फिर गूंजती है, वो कहते हैं हम अब पहचान नहीं चाहते, हमें सिर्फ ये कत्ल रुकना चाहिए। क्या दुनिया को हमारी कब्रों की तादाद चाहिए या हमारी ज़िंदगी चाहिए? ये सवाल हर इंसान के दिल को झकझोर देता है। दोस्तों, उधर वाशिंगटन से रिपोर्ट आती है कि दर्जनों वेस्टर्न मुल्क ये कह रहे हैं कि वो गाज़ा के मरीज़ों को वेस्ट बैंक में इलाज देंगे, डॉक्टर भेजेंगे, पैसा भेजेंगे। लेकिन गाज़ा का एक जवान ये पूछता है इलाज के लिए हम कैसे पहुँचेंगे? जब रास्ता ही बंद है, जब हर सड़क मलबा है, तो मरीज़ वेस्ट बैंक तक कैसे पहुँचेंगे? क्या वो उड़कर जाएंगे? हर तरफ ये जंग अब मजाक लगने लगी है, क्योंकि एक तरफ इमारतें गिर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया तालियों में मशगूल है। लेकिन ये तालियां कितने दिन चलेंगी? क्या गाज़ा की लाशों पर बनी ये डिप्लोमेसी कभी सच्ची शांति ला पाएगी? गाज़ा का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रात गहराती है, आसमान में से एक और धमाका होता है। मोहम्मद अल-बयारी अपने बच्चों को चुप कराते हुए कहता है, सो जाओ, शायद कल सुबह सूरज थोड़ा शांत उगे। लेकिन उस सूरज के साथ नया धमाका भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यही है गाज़ा की कहानी। जब हर रात सवालों से भरी होती है, हर सुबह मौत से लदी होती है, और हर दिन दुनिया के लिए बस एक हेडलाइन बनकर रह जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, गाज़ा के लोग अब भी कह रहे हैं कि हमें पहचान नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। और यही इस पूरी जंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।